मित्रों, आज अपने व्याख्यान में यूजीसी रेगुलेशन 2012, यूजीसी रेगुलेशन 2026 और SC/ST एक्ट 1989 का कंपैरेटिव अध्ययन आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस व्याख्यान का उद्देश्य न किसी को खुश करना, न किसी को नाराज करना। इस व्याख्यान का उद्देश्य विद्यार्थियों, आम जनता को जानकारी देना और जागरूक करना। भारत में जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर पिछले 4000 वर्षों से अत्याचार, भेदभाव, उत्पीड़न होता आ रहा है। इसका साक्ष्य हमारे हिंदू धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस है। उनको पढ़ने से ये ज्ञात होता है कि भारत में जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर अत्याचार, जुर्म हुआ है। उसमें मैक्सिमम जो अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के जो मेंबर हैं उनके साथ हुआ है। पिछले 400-500 वर्षों से जाति के नाम पर अत्याचार, उत्पीड़न को हटाने के लिए अनेक आंदोलन हुए, अनेक महापुरुष आए, अनेक राजाओं का भी योगदान है और भारत के संविधान के निर्माताओं ने भी मौलिक अधिकार के चैप्टर में आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एक आर्टिकल जोड़ दिया और घोषणा किया कि अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश, छुआछूत भारत से मिटा दिया गया। इट्स प्रैक्टिस इज ए फॉरबिडन। अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस, एक अपराध माना गया और कानून के अनुसार उनको दंड दिया जाएगा। इसी के अनुसार प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 आया, SC/ST एक्ट 1989 में आया, यूजीसी रेगुलेशन 2012, यूजीसी रेगुलेशन 2026 आपके सामने प्रस्तुत है। ये सच्चाई है कि सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा SC/ST शूद्रों के साथ में भेदभाव हुआ है और उसी भेदभाव को मिटाने के लिए संविधान ने आर्टिकल 17 को, छुआछूत को मिटाया। आरक्षण देके जो ऐतिहासिक गलतियां थी, जो सवर्ण जाति के लोगों के द्वारा शूद्रों को के अछूतों के विरुद्ध जो भेदभाव हुआ, ऐतिहासिक गलतियां हुई, उसको मिटाने के लिए आरक्षण दिया गया। इसमें भारत के संविधान लागू होने के बाद पहला प्रयास प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, दूसरा प्रयास राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने
SC/ST एक्ट 1989 को संसद से पास करा के कानून बनाया। जो कानून के विद्यार्थी हैं, जो पढ़ते हैं, जो एडवोकेट हैं, न्यायाधीश हैं, वो मानते हैं कि भारत में सबसे कोई कठोर कोई कानून बना सवर्ण जाति के विरुद्ध तो वो है SC/ST एक्ट 1989। कुछ विद्वान इसे आयरन लॉ कहते हैं। इसमें स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई। इस एक्ट में अपील डिस्ट्रिक्ट जज के यहां नहीं होगी। आर्टिकल 14A में इसकी अपील ऑनरेबल हाई कोर्ट में होगी। इसकी अपराध की जांच DYSP के द्वारा होगी। अनेक प्रोविजन किए गए और यूनिवर्सिटी कैंपस में भी SC/ST विद्यार्थियों के साथ भेदभाव हुआ। इसलिए UGC रेगुलेशन 2012 को लागू किया। लेकिन इसी बीच राहुल वेमुला की केस हुई। देश भर में SC/ST के लोगों ने आंदोलन किया। राहुल वेमुला की मां सुप्रीम कोर्ट आई और उसने कहा कि मेरी बेटे के साथ जो हुआ और किसी SC/ST के बेटे बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UGC रेगुलेशन 2012 कमजोर है, मजबूत रेगुलेशन लेके आइए। तो भारत सरकार के UGC रेगुलेशन 2026 13 जनवरी 2026 को भारत का राजपत्र दी गजेट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करके लागू कर दिया। लागू होने के बाद में देश भर में आंदोलन हुए। सवर्ण जाति के लोगों ने आंदोलन किया। सरकार दबाव में आई। हिंदुस्तान के जितने हिंदी टीवी चैनल हैं, इस आंदोलन को जोर शोर से उठाया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने UGC रेगुलेशन 2026 पर रोक लगा दी और 2012 जिसको UGC सरकार ने निरस्त किया उसे पुनः लागू कर दिया। अगली सुनवाई इसकी 19 मार्च 2026 को है। अब मैं आता हूं कि UGC में जो प्रोविजन है उनमें क्या व्यवस्था की गई। पहले हम आते हैं रेगुलेशन नंबर 3 जिसमें डिफिनीशन दी गई है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन मीन्स डिस्क्रिप्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट राइट अगेंस्ट द मेंबर ऑफ SC/ST OBC। जो 2012 के रेगुलेशन थे केवल SC/ST थे, OBC नहीं था। लेकिन मोदी सरकार ने जोड़ दिया क्योंकि OBC का भी वोट लेना है। एक और इसमें रेगुलेशन 3 के E में डिस्क्रिमिनेशन की बात आई। 2 तरह के डिस्क्रिमिनेशन की बात है। एक कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, एक डिस्क्रिमिनेशन है जो रिलीजन पर, रेस पर, प्लेस ऑफ बर्थ पर होता है, उसका भी जिक्र इसमें किया गया है। On the ground of only on the religion, race, caste, gender, place of birth, disability, any of them। ये रेगुलेशन 3 के E में है। सुप्रीम कोर्ट UGC से पूछा C में कि इसमें OBC कहां से आ गए।
इतिहास के पन्नों में एससी एसटी के साथ में अत्याचार हुआ है। यूजीसी के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि ओबीसी के साथ भी कैंपस में, यूनिवर्सिटियों के कैंपस में भेदभाव हुआ है। कोई इनके पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन एससी एसटी के उत्पीड़न का आंकड़ा है। अब हम आते हैं कि इसके लिए, इस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए एक इक्विटी कमेटी, समता कमेटी बनेगी, जिसमें 10 मेंबर होंगे, जिसमें हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होगा, 3 प्रोफेसर सीनियर फैकल्टी मेंबर होंगे, 1 स्टाफ होगा, 2 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सिविल सोसाइटी, 2 स्टूडेंट, 1 कोऑर्डिनेटर ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। लेकिन उसमें जो कमेटी मस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, वीमेन और पर्सन विथ डिसेबिलिटी, दिव्यांग। तो 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी 3, 1 दिव्यांग 4, 1 महिला 5 लोग होंगे। सामान्य जाति के विद्यार्थी और लोगों का यह आरोप है कि इसमें एक सामान्य जाति का भी व्यक्ति होना चाहिए। जो इसके समर्थन में हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आपके हैं, प्रोफेसर आपके हैं, मैनेजमेंट आपके हैं, तो 5 लोग तो आप ऑलरेडी हैं। लेकिन फिर हम इसके डिफिनीशन पर आते हैं। यदि हम डिफिनीशन वाले चैप्टर में आते हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन मीन्स वाइस चांसलर इन द केस ऑफ यूनिवर्सिटी और डीम यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर ऑफ सच अदर डिजाइनेटेड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कॉलेज। कुछ ऐसे भी कॉलेज हैं जिसका मैनेजर ओबीसी, एससी, एसटी के हाथ में भारत में है, जिसमें प्रोफेसर भी एससी, एसटी, ओबीसी के हैं। यदि उसमें सामान्य जाति के विद्यार्थी के साथ यदि भेदभाव हुआ तो न्याय के लिए कहां जाएगा? क्योंकि इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में केवल यूनिवर्सिटी ही नहीं है, इसमें डिग्री कॉलेज भी हैं। सब लोग, सबके बच्चे यूनिवर्सिटियों में नहीं जाते हैं, डिग्री कॉलेजों में जाते हैं, जो कि उत्तरी भारत में ओबीसी के लोगों के द्वारा मैनेज होता है। यदि उसमें सामान्य जाति के व्यक्ति के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ उत्पीड़न हुआ तब क्या होगा? तब तो सारे लोग एससी, एसटी, ओबीसी के रहेंगे, सामान्य जाति का कोई नहीं रहेगा। इसलिए ऑब्जेक्शन है कि इस 10 लोगों में कम से कम एक व्यक्ति सामान्य जाति का भी इक्विटी कमेटी में न्याय देने के लिए रहना चाहिए, और मेरे विचार से ये मांग उचित है। इस 10 लोगों में से एक सामान्य जाति का व्यक्ति होना चाहिए। यूजीसी में जो रेगुलेशन 3 का जो सी है वो गलत किया गया। एससी, एसटी के साथ में ओबीसी के को जोड़ दिया गया, जबकि ओबीसी के विद्यार्थी के द्वारा भी एससी, एसटी का उत्पीड़न होता है। सबसे गलत प्रोविजन तो यह हो गया। यदि किसी ओबीसी के द्वारा यदि एससी, एसटी का उत्पीड़न होता है तो डिफिनीशन के अनुसार वो अपराधी नहीं बनेगा। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में केवल आप विक्टिम के श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी को रख दिया आपने, केवल वोट पाने के लिए, ओबीसी को खुश करने के लिए इस रेगुलेशन में लाने की क्या आवश्यकता थी? इतिहास के पन्नों में और जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है, ओबीसी के विद्यार्थियों के साथ भेदभाव, अत्याचार, जुर्म हुआ,
इसका कोई डेटा यूजीसी भारत सरकार के पास नहीं है। एक इस रेगुलेशन पर आपत्ति सवर्ण जात के लोगों के द्वारा आती है कि 2012 के रेगुलेशन में व्यवस्था थी कि यदि फर्जी शिकायत SC ST के द्वारा विद्यार्थी के द्वारा की गई और फर्जी साबित हुआ तो उस पर दंड लगाया जाएगा। मैं इससे सहमत नहीं। दुनिया में जितने भी कानून बने हैं उसका दुरुपयोग हुआ है, सदुपयोग भी हुआ है। इंडियन पेनल कोड 1860 में अंग्रेजों ने लागू किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास हुआ। किसी की चोरी हो गई, डकैती हो गई, मार हो गई, पीट हो गई, रेप बलात्कार हुआ, वो केस को लेके जाता है। अदालत विटनेस और सबूत के आधार पर विक्टिम को सजा दे देती है, पनिशमेंट देती है, और नहीं तो सबूत नहीं मिलता है तो बेइज्जत रिहा कर देती है। शिकायत या FIR लिखाने वाले के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है। यदि इसमें दंड का प्राविधान कर दिया जाए तो जिसके साथ उत्पीड़न होगा वो शिकायत करने ही नहीं जाएगा, क्योंकि वो जो शिकायत करेगा उसे साबित करना होगा और उसके पास संसाधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, हिम्मत नहीं है। और यदि सही विक्टिम है, सही उसके साथ में अन्याय हुआ है और सबूत विटनेस न मिलने से यदि कंप्लेन शिकायत निरस्त हो जाती है, झूठी साबित होती है, तो वो डबल विक्टिम हो जाएगा। एक तो विक्टिम सवर्ण जात के विद्यार्थियों ने किया और दूसरा विक्टिम जो है वो इक्विटी कमेटी के द्वारा हो जाएगा। तो ये जो प्राविजन जो यूजीसी ने किया कि दंड का प्राविजन हटा दिया, ठीक किया। नहीं अन्याय अत्याचार वो विद्यार्थी SC ST का सहता रहेगा, शिकायत करने ही नहीं जाएगा। सही शिकायत करने जाएगा, झूठी साबित हो जाएगी और झूठी साबित होने के डर से वो शिकायत करने नहीं जाएगा। तो दुनिया में कोई एक आंदोलन का कारण था कि SC ST एक्ट में इधर 15-20 वर्षों में फर्जी शिकायतें हुई है। SC ST एक्ट का दुरुपयोग सवर्ण जाति के लोगों ने भी किया है। मानिए 2 क्षत्रिय हैं, 2 भूमिहार हैं, 2 ब्राह्मण हैं और उनका नौकर चाकर हरवा चरवा दलित है, तो अपने पटीदार को फर्जी SC ST केस में फंसाया गया है कि उन्होंने मेरे नौकर चाकर को चमारिया सियारिया जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके अपने पड़ोसी, अपने प्रतिद्वंदी, अपने पटीदारों को लोगों ने फंसाया है। जो लोग मेरे व्याख्यान को गांव के उत्तरी भारत के लोग सुन रहे हैं वो अपने गांव में देख लें किधर 10-20 साल में फर्जी SC ST की शिकायतें हुई है, जिसको सवर्ण जाति के लोगों ने एक दलित को खड़ा करके सपोर्ट दे करके अपने प्रतिद्वंदी को फंसाया है। और अनुसूचित जाति के जो संपन्न लोग हैं उन्होंने भी अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए, सवर्ण जातियों को दबाने के लिए SC ST एक्ट का दुरुपयोग किया है। तो मैं SC ST एक्ट के लोगों को इस व्याख्यान के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। SC ST एक्ट बहुत बड़ा आपके लिए अत्याचार उन्मूलन में हथियार है। किसी के कहने पर फर्जी केस किसी पर मत लागू कीजिए। यदि सही में आपके साथ में अत्याचार जुर्म हुआ है तो SC ST केस का केस आप कोर्ट में आइए, पुलिस में आइए, लेकिन अपने किसी व्यक्ति को यदि जो सवर्ण जाति का है उसे फर्जी केस में नहीं फंसाना चाहिए। नहीं, ऐसे ही आंदोलन SC ST एक्ट के विरुद्ध भविष्य में हो सकते हैं।
जैसा यूजीसी 2026 के विरुद्ध आंदोलन हुआ। अब देखना है कि 19 मार्च को माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत यूजीसी के जो अधिवक्ता हैं, सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये लोग एक संशोधित रेगुलेशन लेके आते हैं कि नहीं आते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है। अभी भी बाल जो है सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और मेरे समझ से बीच का रास्ता अपनाना चाहिए कि जिससे सामान्य सवर्ण जाति के विद्यार्थी लोग खुश रहें और SC ST OBC के लोग भी खुश रहें। ऐसा ही रेगुलेशन